तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करें डेविल इज पार्ट टाइमर के सीजन 2 के एपिसोड 11 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में रीका थी, वो आशा से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पे वो देखती है माँ और सुजने को, और उन्हें देख के ज़्यादा सरप्राइज नहीं होती है, बट वो स्टिल होप कर रही थी कि वहाँ पे अकेले आता। तो उसके बाद जो आशा था उसे सोवनियर देता है जो उसने चोशी से लाया था, और वो उसकी हेल्प मांगते हैं टीवी खरीदने के लिए। लेकिन उन लोगों को कोई भी टर्मिनोलॉजी टीवी से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पता नहीं थी। तो रीका इनवाइट करती है फूड खाने के लिए, ताकि वो खाते हुए उन्हें बेसिक बता सके टीवी या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उन्हें बताते हैं कि जो माँ का बजट बहुत ज़्यादा कम था, तो उसके पास जो ऑप्शन थे वो लिमिटेड थे, बट जो सुनने का बजट बहुत ज़्यादा हाई था, तो कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकती थी। और वो हेल्प मांगती है रीका से अपना टीवी चूज़ करने के लिए। एज जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती है, और इसका सस्पिशन था उसे दूर करने के लिए वो अपनी जो बैक स्टोरी थी उसे अपने आप ही बना लेती है। और हम देखते एक आदमी को, एफ्रो मैन, जो कि आर्ग्यू कर रहा था उस सेशन के स्टाफ के साथ। एज वो समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहा था। तो वहाँ पे माओ मदद करता स्टाफ की उसकी बात को समझने के लिए, और इससे जो आदमी था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था माओ से। और रीका बहुत सरप्राइज थी क्यों अगर माओ इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, तो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। और इसका फिर से देखते हैं हम उस आदमी को, एफ्रो मैन, जो कि साथ बात कर रहा था कि उसने उसकी जो भाषा थी उसे इंग्लिश चूज़ क्यों की थी, कि वहाँ कोई भी उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था। और बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था कि उन लोगों को पता था उसका टारगेट किस कंट्री में, तो उनको उस कंट्री की लैंग्वेज थी उसे चूज़ करना चाहिए था। और जिस काम के लिए वहाँ पे आया था उसे उस काम की लीड मिल चुकी थी, बट जो लीड थी वो एक नॉर्मल लड़की थी, और वो प्रॉब्ली बात कर रहा था चियो के बारे में। और इससे एक बात क्लियर थी, वो कोई आम नॉर्मल ह्यूमन नहीं था, और मोस्ट प्रॉबली वो था वॉचर। और वहाँ जो एमिलिया थी अभी भी लिंक क्रिस्टल की मदद से अपनी मदर को फाइंड कर रही थी, और उसके रे को फॉलो करते हुए वो पहुंचते एक हॉस्पिटल में, जहां पे मिलती है वो चियो की मदर से, जो उसे ले जाती है चियो के रूम में, जहां पे अभी भी वो कोमा में थी लास्ट एपिसोड के इंसिडेंट के बाद से। और दूसरी तरफ जो माओ, आशा, सुजने थे वहाँ पे टीवी की बाई करने पहुँच गए थे। तो रीका एडवाइस करती है आशा को सुजने के साथ रहने को, एज उसका बजट बहुत ज़्यादा हाई था, तो साथ में वो टीवी ले गए तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता। और ये चीज़ सुन के जो आशा था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, लेकिन जो वो रीका थी इससे बहुत ज़्यादा इम्बैरस हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा इम्बैरस हो जाती है कि वो माँ को वहाँ पर नहीं देखती है। तो सर माँ उससे पूछता है क्या वो आशा के पैर में गिर चुकी थी, और ये सवाल सुन के उसका जो ब्रेन था वहीं पर कोलैप्स हो जाता है। तो उसके बाद जो वो लोग थे फाइनली टीवी को ले लेते हैं, और जो माँ और सुजने थे वो आशा और रीका को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। तो माँ पूछता है सुजने से कि उन दो के बारे में वो क्या सोचती है, और तब जो सुजने थी वो नोटिस करती है कि रीका के दिल में आशा के लिए फीलिंग्स थी। और जब वो माँ उसे बताता है कि उसने ये सेम सवाल रीका से पूछा था जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो चुकी थी, तो इसे सुजने थी बहुत ज़्यादा एंग्री होती है माँ के ऊपर और उसे हिट करती है। आज उसका सवाल था ये बस इनसेंसिटिव था। तो इस पर सुजने से कहती है कि जो ये चीज़ थी ये सेम सिचुएशन नहीं थी जैसी उसकी और चियो की थी। एज चियो को पता उनकी रियलिटी के बारे में, तो वो तैयार थी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, बट जो रीका थी वो बस प्यार करती आशा से बिना उसकी रियल आइडेंटिटी जाने हुए। और जो ये चीज़ थी ये उसकी बैड फ्यूचर को लीड कर सकती है, तो आशा को उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। बट इस पे माओ कहता है कि जो बैड फ्यूचर था वो उसे चेंज कर सकते हैं अगर अपनी सच्चाई रीका को बता दें, मतलब कि वो डीमंस थे किसी और वर्ल्ड के। और अगर इसके बाद जो रीका थी उसे दूर चली जाती है तो उसे सुजने और अमीला खुश हो सकते हैं, बट स्टिल अगर वो स्टे करती है आशा के साथ तो वो प्रिपेयर कर लेगी अपने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, और चाहे कोई भी ऑप्शन चूज़ करेगी वो किसी भी सिचुएशन में अकेली नहीं पड़ेगी। लेकिन सुजने स्टिल इस पर एग्री नहीं करती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई पॉइंट नहीं था
ह्यूमंस को इन्वॉल्व करने का। तो इस पे कहता है माओ कि जिस वक्त जो एमिलिया और वो थे इस वर्ल्ड में आए थे उस वक्त जो उनका प्रिंसिपल था ह्यूमंस को ना इन्वॉल्व करने का वो टूट चुका था। और जो रिका तब से इन्वॉल्व थी जब से एमिलिया ने उस साथ फ्रेंडशिप की थी बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, और वो ज़्यादा समझा नहीं सकता सुझने को, बट स्टिल उसके अकॉर्डिंग उसकी जो सोच थी बहुत ज़्यादा रिजिड थी और बहुत ज़्यादा बोरिंग था इस तरह अकेले जीवन जीना। और इसके बाद जो रिका थी वो पूछती है आशा से क्या वो और माओ फ्रेंड थे सुझने के। तो उस पर आशा क्या था, उन्हें उसका फ्रेंड नहीं होना चाहिए एज वो चर्च से थी और वो डीमंस थे जो कि मॉर्टल एनिमे थे, बट जो स्टोरी थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो उसे कहता है कि जब सही टाइम आएगा तो उसे बता देगा। तो उसका जो आशा था वह फ़ोन बाय नहीं कर पाता अपनी बर्थडे की वजह से। तो रिका कहती है कि वो फिर से वहाँ पे आ सकते हैं और जो आशा था एग्री कर लेता है और जो रिका थी फिर से एम्बैरेस हो जाती है। बट तभी जितने भी टीवी थे शॉप के वो टूट जाते हैं और ये चीज़ देख के जो माओ था वो कहता है आशा को रे को अपने वापस घर ले जाने के लिए। तो उसके बाद जो आशा था उसे लेके वहाँ से चले जाता है और जो सुजने और माओ थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ वहाँ पे क्यों हो रही थी। तो डिसाइड करते हैं वेट करने का उड़ा शिरक के लिए। तो उसके बाद डिसाइड करते हैं कॉल करने का एमिलिया को, बट जो एमिलिया थी उल्टा उन्हें कॉल करती है और उन्हें बताती है चियो के बारे में कि वो चियो थी वो कोमा में थी और ये चीज़ हुई थी मैजिक पौधने की वजह से जो कि हाईली कंस्टेंटेड मैजिक की वजह से होती है। और पहले हम देखते हैं लाइला को नर्सिंग क्लोज में और इसके बाद इस चीज़ सुन के जो माँ और सुजने थे वो रश करते हैं हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे चियो की माँ उन्हें बताती है कि जब लास्ट नाइट वो घर गई थी चियो वहाँ पे एस्लीप थी और उसके बाद कभी नहीं उठ रही थी, चाहे बाहर से जितने भी स्टिमुलस थे वो किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं कर रही थी। और जो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो भी जिसकी अनकॉन्शियसनेस थी उसके जो मेन काउस था उसे पिन पॉइंट नहीं कर पाए थे। और इसके बाद जो एमिलिया थी वो उन्हें बताती है कि वो लिंक क्रिस्टल की लाइट थी उसको फॉलो करते हुए वो वहाँ पे पहुँच गई थी। तो जिसकी वजह शरफ यसौर था उसे बड़े सही से छुपा रहा था जो कि ऑफकोर्स लाइला थी। और जो सुजने थी वो स्क्रैच से लिख रही थी मैजिकल फॉर्मूलाज और उन्हें बताती है कि वो जो कंडीशंस थी वो हुई थी उसकी बॉडी में मैजिक जनरेट होने की वजह से और उसकी कैपेसिटी और मैजिक को देख के वो ठीक हो सकती है एज जो सेलेस्टियल फोर्स थी और उसको यूज़ करेगी मैजिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो फिर से उठ सकती है। बट एक बात क्लियर नहीं थी कि चियो मैजिक को जनरेट नहीं कर सकती है तो किसी और काम होगा जिन जो सेलेस्टियल फोर्स थी उसकी बेस सुनार पल्स को एमिट किया था और जब टकराया था चियो से तो उसकी लाइफ फोर्स थी वो कन्वर्ट हुई थी मैजिक एनर्जी में जिसकी वजह से वो भी अनकॉन्शियस थी। बट एक उसने समझ नहीं पा रही थी कि जो आदमी था वो सुनार पल्स से ढूंढ क्या रहा था और वो बात कर रहे थे। बट तभी फिर से जितने भी टीवी थे हॉस्पिटल में वो टूट जाते हैं, बट फिर भी जो सेलेस्टियल सुनार था उसे लोकेट नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद जो माँ और एमिलिया थे वो जाते चियो के पास और जो आशा और सुजने थे वो ढूंढते क्लूज। बट तभी वहाँ पे था उराशिरा जो उन्हें बताता कि ये सारा काम था वॉचर का जो कि जो टीवी ब्रॉडकास्ट था उसे यूज़ करा था सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसकी वजह से जितने भी टीवीज़ थे वो टूट रहे थे। और इस सब में जो चियो थी वो कॉट अप हो चुकी थी और वो जल्दी नहीं आ पाया था गैब्रिएल की वजह से और सबको बताता है कि वो चीज़ वहाँ पे हो रही थी, इसमें गैब्रिएल इन्वॉल्व नहीं था। एज जो शार्क का केस था उसे हेवन ने उसे निकाल दिया था एज वो इसमें बार बार फेल हो रहा था और अब वो ढूंढ रहा था डीमन किंग सैटर्न के ट्रेजर्स को। तो इसे बहुत बड़ा सरप्राइज था कि वो ट्रेजर्स थे वो इतने कुछ खास नहीं थे जो हेवंस को चाहिए हो गए। और इन्हें बताता है उराशिरा कि जो वॉचर एक रेगुअल था वो जितने भी एंजल्स थे सब पे नज़र रखता है और ज़्यादा हाई रैंकिंग नहीं था, पर एक स्पेशल अथॉरिटी दी गई थी कि जितने भी एंजल्स थे वो डिक्लेयर कर सकता है उनकी फाइनल जजमेंट को। और जो रेगुअल था वो देखता है एक्शंस एंजल के और उसी के मुताबिक उनकी पनिशमेंट को डिसाइड करता है। और जो चियो थी मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए हर्ट हुई थी क्योंकि जो लास्ट टाइम एल्बर्ट ढूंढने आया था एमिलिया को तो एक बहुत बड़ा सुनार पल्स एक्सप्लोजन हुआ था और उसके एपिसेंटर में चियो का घर था, जिसकी वजह चियो थी बहुत ज़्यादा फिजिकल वनरेबल हो गई थी सुनार के लिए और ह्यूमंस के बजाय। और इसीलिए जब इस बार सुनार पल्स एमिट हुए थे उस पर इतना बुरा इफेक्ट हुआ था। बट अभी
समझ नहीं पा रहे थे कि जो वॉचर था वहाँ पे क्या ढूंढ रहा था। तो उन्हें एमिलिया बताती है कि वहाँ पर ढूंढने आया था उसकी मॉम लाइला को, और उन्हें उसे बताता कि जो रेगुलर था वो किसी भी एंजल को फॉल करा सकता, और जो रेगुलर सारियल थे पहले पेयर में काम करते थे, और जो एंजल्स थे उनकी इमोर्टैलिटी को उनसे स्ट्रिप करके उन्हें बेंच करते एंटी एस्ट्रा में। और ये सुन के जो एमिलिया थी बहुत ज़्यादा वरी हो जाती है, एज चाहे वो रिसेंटली मिली थी अपनी मॉम से, बट स्टिल वो उसकी मॉम थी और चाहते तो सेफ रहे ताकि उसके साथ वो बात कर सके। और वो पूछती है उर्वशीरा से कि जो एंजल्स को स्ट्रिप करते हैं इमॉर्टैलिटी से उनके साथ क्या होता है। तो उस पर उर्वशीरा उसे बताता है कि सम टाइम वो मर जाते हैं और सम टाइम वो नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा वरीड थी, बट स्टिल इस सब चीज़ में जो सारियल था वो इन्वॉल्व नहीं था, एज अबू से जो हेवन थी उसको ज़्यादा चिंता नहीं थी। और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगुलर था वो क्या प्लान कर रहा था, एज उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था किसी और वर्ल्ड में जाना बस डिक्लेयर करने के लिए कि एंजल फॉल हो चुका है। लेकिन जो माओ था अब उसे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी था, एज उसने हर्ट किया था उसकी फौज जनरल को, मतलब कि चियो को। और जो एमिलिया सुजने थे वो भी सिर्फ तैयार थे अपने फ्रेंड चियो के लिए, और यहाँ तक कि जो उर्वशीरा था वो भी एग्री करता इसके लिए, एज चियो ने उसकी पहले मदद की थी, और जो एलिस रैमस थी वो भी उठ जाते उनकी मदद के लिए। और जो रेगुलर था वो यूज़ कर रहा टीवी ब्रॉडकास्ट को अपने पल्स को एमिट करने के लिए। तो उसकी लोकेशन की बस 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, और जो पॉसिबिलिटीज़ थी उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। और उसके लास्ट में हम देखते हैं लाइला को चियो के रूम में, जो उसे बताती है कि उसके फ्रेंड की वजह से अब वो सेफ हो जाएगी, और उसे अपनी रिंग दे देती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से जो 2 बीइंग इनकैपेबल थे, मतलब कि साथ में नहीं रह सकते, यानी कि माओ और एमिलिया वो साथ में रह रहे थे, और वो विश करती हैं कि फ्यूचर में वो एक मदर बने न्यू डार्थ की। और जो एपिसोड था यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, एज हम देखते हैं रेगुअल यानी कि वॉचर को अर्थ पे, तो वहाँ पे आया था मोस्ट प्रोबेबली लाइला को ढूंढने के लिए, और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया था। और लास्ट में सुनते लाइला से कि वो विश करती है कि वो चियो थी वो मदर बने न्यू डार्थ की। तो अकॉर्डिंग टू मी जो डार्थ है वो एक लोकेशन होती है जहाँ वो 10 की 10 सेपरेट थे वो इकट्ठे हो जाते हैं ट्री ऑफ लाइफ में। तो देखते इस एनीमे में इसका क्या काम रहेगा। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तो बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।